देखो हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। क्या नाम है? रिपोर्टेड स्पीच। बात समझ में आ रही है? अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच हमारे पेपर में आता है, ये हमारे पेपर में नरेशन के नाम से भी आ सकता है। किसके नाम से? नरेशन के नाम से भी आ सकता है। और यही सेम टॉपिक हमारे पेपर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी आ सकता है। किसके नाम से? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो चाहे रिपोर्टेड स्पीच हो, चाहे नरेशन हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो, तीनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है। तीनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है। सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। देखो, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मेरे को एक शब्द दिख रहा है रिपोर्ट। क्या दिख रहा है? रिपोर्ट। ठीक है, इसके अंदर मेरे को एक शब्द दिख रहा है रिपोर्ट। रिपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? बोलो। रिपोर्ट का मीनिंग होता है एक्सप्लेनिंग समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करना जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। बात समझ में आ रही है? दूसरी तरफ ये रिपोर्ट को तो हमने देखा। अगला हमारे पास वर्ड है नरेशन। क्या वर्ड है? नरेशन, जो कि निकल के आ रहा है नरेट से। किस चीज़ से? नरेट से। नरेट का मतलब होता है जैसे कहानी को नरेट करना, किसी कहानी को बताना। बात समझ में आ रही है? अब कोई कहानी पहले हुई होगी, उसके बाद ही तो उसके बारे में बताएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग क्या जानेंगे? हम ये जानेंगे कि हम किसी बात को, किसी चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग देखते हैं, आज तक हम लोग देखते हैं ABP न्यूज़, तो वहाँ पर एक आदमी होता है जिसको हम कहते हैं माइक लेके रिपोर्टर। क्या कहते हैं? रिपोर्टर। अब रिपोर्टर उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या हुआ, मान लो कि एक फैमिली थी जो कि हरिद्वार में नहाने के लिए गई और उसमें से पापा बह गए। क्या हुआ? पापा बह गए। ठीक है, तो एक ये इंसिडेंट हुआ। ठीक है, एक ये इंसिडेंट हुआ और फिर वहाँ पर रिपोर्टर पहुँचा जिसने बताया कि ग्वालियर से एक फैमिली आई थी, उनके साथ ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, तो पहले इंसिडेंट हुआ और उसके बाद उसके बारे में रिपोर्टर हमारे को बताता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, दूसरी चीज, एक हमारे क्वेश्चन पेपर में राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चन आता है रिपोर्ट राइटिंग। क्या आता है? रिपोर्ट राइटिंग। अब वो रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है कि आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे या फिर एनुअल डे सेलिब्रेट किया गया, तो उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करो, एक रिपोर्ट लिखो। तो उसके अंदर हम बताते हैं कि 15 अगस्त को हमारे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। सारे स्कूल के बच्चों ने देश रंगीला रंगीला पे नाचे। बात समझ में आ रही है? फिर चीफ गेस्ट आया था MLA, जो कि केले के छिलके के ऊपर आके फिसल गया, पर उसके बाद उसने एक बहुत बड़ी स्पीच दी और उस स्पीच को जो है काफ़ी बच्चे बोर हो गए, बेहोश हो गए। ठीक है, ये सारी बातें आप उसमें बताओगे। ठीक है, तो इसी को ही कहते हैं रिपोर्ट करना। अब मेरे से एक बात का जवाब दो, मेरे को एक बात का जवाब दो। अगर हम किसी चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कि उसमें कौन से टेंस का हम इस्तेमाल करेंगे? कौन से टेंस का? पास्ट टेंस का। तो एक बात याद रखना कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर 95% केसेस में, कितने केसेस में? 95% केसेस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस। क्या इस्तेमाल करते हैं? पास्ट टेंस। अब आप बोलोगे बाकी के 5% का क्या मोटे? आप बोलोगे बाकी के 5% का क्या? तो बाकी के 5% होती हैं एक्सेप्शंस। क्या होती हैं? एक्सेप्शंस। अब ये एक्सेप्शंस कौन सी होती हैं? थोड़ी देर शांति रखो, अभी हम डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है? देखो, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच आखिर होता क्या है। जरा ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। देखो, मान लो दो दोस्त हैं, एक का नाम है रणवीर और एक का नाम है दक्ष। बात समझ में आई? मान लो दो दोस्त हैं, एक का नाम है रणवीर और एक का नाम है दक्ष। ये दोनों मेरी ट्यूशन की तरफ आ रहे हैं और रास्ते में इनके एक और झंडू दोस्त का घर पड़ता है जिसका नाम है हिमांशु। क्या नाम है? हिमांशु। अब जब ये मेरी ट्यूशन की तरफ आ रहे थे तो इन्होंने आवाज़ लगाई कि ए हिमांशु चलना, इंग्लिश की क्लास है। बात समझ में आई? इंग्लिश की क्लास है। तो हिमांशु ने यहाँ पर खड़े होकर इनसे बोला कि अरे मैं नहीं जा रहा आज मोटे की क्लास। क्या बोला? मैं नहीं जा रहा आज मोटे की क्लास, मेरे घर में बुआ आई हुई है।
कौन आई हुई है? बुआ आई हुई है, तो हमारे घर में अभी जरा कलेश होगा, तो मैं इस वजह से नहीं आ रहा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब रणवीर और दक्ष ये दोनों मेरे पास क्लास में आए, तो मैंने इनसे पूछा क्लास के अंदर कि आज आपका चिरकुट दोस्त जो था वो नहीं दिखाई दे रहा आपके साथ। तो इन्होंने बताया कि वो आज क्लास नहीं आ रहा। वो यहाँ पर वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? हिमांशु के लिए। ठीक है, कि वो आज नहीं आ रहा क्योंकि उसके घर में बुआ आई हुई है, क्योंकि उसके घर में बुआ आई हुई है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जब हिमांशु ने खुद ये डायलॉग बोला था, ठीक है, तो क्या उसने बस इतनी ही बात बोली थी? नहीं, उसने साथ में ये भी बोला था कि मैं नहीं जा रहा मोटे की क्लास। किसकी क्लास? मोटे की क्लास। लेकिन मैंने जब रणवीर से पूछा कि वो क्यों नहीं आया, तो इसने मेरे को वो मोटे वाली लाइन नहीं बताई। वो मोटे वाली लाइन नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? यही है रिपोर्टेड स्पीच। क्योंकि इसको लगा कि जो मेन मैसेज है वो बस इतना सा है कि वो क्लास नहीं आ रहा क्योंकि उसके घर में बुआ आई हुई है। उसके अलावा जो उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, अगर वो नेसेसरी नहीं है तो उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसी पूरे चीज को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग जो है अपनी आगे की बातचीत को शुरू करते हैं। से आगे की बात करते हैं। देखो, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने बोला माधव सेड आई विल टेक क्लास। ठीक है, माधव सेड आई विल टेक क्लास। ठीक है, और एक तरफ मैंने एक सेंटेंस लिखा, माधव सेड दैट ही वुड टेक क्लास। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब जरा हम आगे की बात को समझेंगे। हमारे को इस पहले सेंटेंस में एक चीज़ दिखाई दे रही है और इनको हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमास। जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है डायरेक्ट स्पीच। क्या है? डायरेक्ट स्पीच। और हम इसको डायरेक्ट स्पीच क्यों कह रहे हैं? क्योंकि माधव यहाँ पर प्रेजेंट है, बोलने वाला जो है सेंटेंस को वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो डायरेक्ट स्पीच के बारे में हमारे को सबसे पहली बात क्या पता चली कि जब भी कोई डायरेक्ट स्पीच होती है तो उसमें स्पीकर इज प्रेजेंट। क्या? स्पीकर इज प्रेजेंट। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमारे को ये पता चली। दूसरी बात, अगर कोई भी डायरेक्ट स्पीच है तो उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास आर प्रेजेंट। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच को पहचानने का तरीका ये है कि एक तो स्पीकर रियलिटी में प्रेजेंट होगा, खुद बोल रहा होगा अपनी मन की बात, और दूसरी बात ये है कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमेशा हमारे को इन्वर्टेड कॉमास देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जो हमारा अगला सेंटेंस है उसमें हमने इसी बात को बोला है इनडायरेक्ट स्पीच में। क्या बोला है? इनडायरेक्ट स्पीच में। जरा इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो आप अभी मेरे पास आए और घर जाके आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि आज क्या बोला था, वो क्या बोल रहा था, तो मैंने आपको क्लास में बोला था आई विल टेक क्लास, ये वाला सेंटेंस। ठीक है, ऊपर वाला। लेकिन जब आप घर गए तो मैं तो आपके साथ आपके घर नहीं गया, वहां पर कौन है? आप और आपकी मम्मी। बात समझ में आ रही है? आप अपनी मम्मी को बता रहे हो माधव सेड दैट ही वुड टेक क्लास। माधव सेड दैट ही वुड टेक क्लास, कि उसने ऐसा बोला कि वो क्लास लेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में क्या पता लगता है कि स्पीकर इज एब्सेंट, यानी कि मैं जो स्पीकर था, जो माधव था, वो आपके घर में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, दूसरी बात हमारे को क्या पता लगती है कि इन्वर्टेड कॉमास जो हमने देखा थे वो भी एब्सेंट होते हैं। हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल नहीं करते। बात समझ में आ रही है? नहीं करते। अब एक और बात जरा ध्यान से समझो। मैंने बोला आई विल टेक क्लास। ठीक है, मान लो मैंने बोला होता आई विल टेक अ गुड क्लास। मान लो मैंने बोला था आई विल टेक अ गुड क्लास। आपकी मम्मी ने आपसे जाके पूछा कि क्या बोला था उसने, तो आपको ऐसा लगा कि हाँ, मेन बात ये है कि क्लास लेगा। ठीक है, अब गुड लेगा, टेरिफिक लेगा, अमेजिंग लेगा, वो मम्मी को बताने की जरूरत
नहीं है। तो इस वजह से आपने अ गुड क्लास को भी कैसे इनडायरेक्टली बताया कि ही वुड टेक क्लास। उसने बस बोला कि वो क्लास लेगा, जैसा कि रणवीर ने किया था। क्या किया था? उसने मेरे को आके बताया कि हिमांशु क्लास में नहीं आएगा क्योंकि उसकी बुआ आई हुई है। उसने बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं कोट किए कि उसने ये बोला कि वो मोटे की क्लास में नहीं आएगा क्योंकि उसकी बुआ आई हुई है। बात समझ में आ रही है? तो एक और बात ध्यान रखेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ओनली मेन आइडिया इज प्रिजर्व्ड। बात समझ में आ रही है? ओनली मेन आइडिया इज प्रिजर्व्ड। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? अब इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को जरा डिस्कस करते हैं। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को जरा डिस्कस करते हैं। जरा ध्यान से समझो। देखो क्या है, मान लो अभी मैंने प्रेजेंट में ऐसे बोला आई विल टेक क्लास। ठीक है, मैंने क्या बोला? आई विल टेक क्लास। बड़े ही नॉर्मल तरीके से बोला। आपकी मम्मी ने घर जाके पूछा, आपने मम्मी को बताया माधव सेड दैट ही वुड टेक क्लास। एकदम नॉर्मल बात है, सब कुछ सही चल रहा है। पर अगर मान लो मैंने अभी ऐसे बोला आई विल टेक क्लास, लेके ही रहूंगा। बात समझ में आ रही है? मैंने ऐसे चिल्ला के बोला कि मैं लेके ही रहूंगा क्लास। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एकदम। तो अगर आप तब भी मम्मी को घर जाके बताते हो माधव सेड दैट ही वुड टेक क्लास, ठीक है, तो मैंने जिस तरीके से उस बात को बोला था वो तो ढंग से बयां नहीं हुआ। मम्मी को वो जोश पता नहीं लगा। तो वो पता करवाने का काम होता है, वो जोश या वो बोलने का तरीका पता करवाने का काम होता है एक चीज का जिसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में जरा बात करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है ये हमारे को बताने का काम करता है मूड या फिर एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। बात समझ में आ रही है? या तो मूड या फिर एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर कि वो जिस भी बात को बोल रहा है उसका बोलने का तरीका कैसा है, किस तरीके से बोल रहा है। जैसे मान लो मैंने बोला कि आई विल टेक क्लास। ठीक है, तो आपने बोला माधव सेड दैट ही वुड टेक क्लास, बिल्कुल सेट बैठ रहा है। मैंने बोला आई विल टेक क्लास, ठीक है, तो इसकी सेड की जगह अगर आप यूज करो कमांडेड। क्या बोला? कमांडेड। तो थोड़ा बेटर तरीके से मैसेज कन्वे होगा क्या? हाँ होगा। ठीक है, अगर मान लो मैंने आपको इस तरीके से बोला कि यार प्लीज आई विल टेक क्लास, आप कोई और क्लास मत रखवाना उस टाइम पे, ठीक है, तो उस समय हम यूज करेंगे क्या कि माधव रिक्वेस्टेड दैट ही वुड टेक क्लास। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब मान लो मैंने इस चीज को इस तरीके से बोला आई विल टेक क्लास, ठीक है, मैं डाउटफुल हूँ। क्या हूँ? डाउटफुल हूँ, श्योर नहीं हूँ। तो इसमें आप बोल सकते हो माधव डाउटेड। बात समझ में आ रही है? माधव डाउटेड दैट ही वुड टेक क्लास। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं और इन रिपोर्टिंग वर्ब्स की हेल्प से हमारे को पता लगता है या तो मूड या फिर एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, जो कि हमारे को उसके बोलने के स्टाइल के बारे में, पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, पर्सपेक्टिव के बारे में और ज़्यादा नॉलेज देते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये बड़े सारे होते हैं, तो इसलिए आज जब हमारी क्लास खत्म होगी तो मैं आपको दूंगा एक लिस्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स। क्या दूंगा? एक लिस्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स दूंगा, जिसको आपको रटना या याद करना नहीं है। उसका आपका होमवर्क होगा कि आपको बस उसे एक बार रीड कर लेना है, ताकि आपको पता लग जाए कि आस्क्ड, कमांडेड, एनक्वायर्ड, रिक्वेस्टेड, ये सब टाइप के रिपोर्टिंग वर्ब्स अक्सर यूज किए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक की बात क्लियर है हमने जितनी डिस्कस करी। चलो अब हम जरा इससे आगे की बात पे चलते हैं और हम एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं। मान लो जो अपनी रिद्धि है ये एक बार मार्केट से जा रही थी और मार्केट में सामने से आए एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही नौजवान 55 साल के अंकल, 55 इयर्स के एक अंकल, बड़े ही जवान जो है, बड़े ही हैंडसम, सामने से आए और आप उनको देखकर फिदा हो गए। क्या हो गए? फिदा हो गए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो रिद्धि सेड, ठीक है, अंकल को देखकर रिद्धि ने बोला वाओ सो हैंडसम। क्या बोला रिद्धि ने? वाओ
सो हैंडसम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब ऐसे नॉर्मल वाओ नहीं बोला, नॉर्मल वाओ नहीं बोला, पागल ही हो गए कि वाओ, ठीक है, वाओ इतने खूबसूरत, इतने हैंडसम, देखो इसकी तरह। बात समझ में आई? इसकी तरह आप जो है एकदम पागल ही हो गए कि वाओ यार सो हैंडसम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये जो आपने बोला वाओ सो हैंडसम, ये चीज़ क्या है? ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि यहाँ पर रिद्धि यानी कि जो हमारी स्पीकर है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है हमारी? ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच, ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच। बात समझ में आ रही है? अब जब आप अंकल को देखकर ऐसा रिएक्ट कर रहे थे तो बाई चांस मैं भी वहाँ पर गोभी खरीद रहा था। क्या खरीद रहा था? मार्केट में गोभी खरीद रहा था। तो मैंने देखा कि आप ऐसा कर रहे थे। मैं घर आया और मैं क्लास ले रहा था, मैं बच्चों को बताया, मैंने क्या बताया कि रिद्धि सेड दैट द मैन वॉज सो हैंडसम। बात समझ में आ रही है? रिद्धि सेड दैट द मैन वॉज सो हैंडसम। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? ये हुआ इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि यहाँ पर आप अवेलेबल नहीं हो, मैं बता रहा हूँ किसी और को। ठीक है, लेकिन एक बात को जरा समझो, एक बात को जरा समझो। देखो क्या है, जब आपने मार्केट में उन अंकल को देखा था तो आप पगले ही हो गए थे, आप पगले ही हो गए थे अंकल के पीछे, एकदम वाओ। ठीक है, लेकिन मैंने जिस तरीके से ये सेंटेंस लिखा है उसके अंदर वो इमोशंस बयां नहीं हो पा रहे। ठीक है, अब उन इमोशंस को किसी ना किसी तरीके से तो बताना है। ठीक है, पहले तो हमने बता दिया था एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करके डायरेक्ट स्पीच के अंदर, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, अब एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल नहीं करते तो किसी ना किसी तरीके से तो आपका एक्सप्रेशन बताना है ना, तो वो जिम्मेवारी भी आती है किसके ऊपर? रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर। किसके ऊपर? रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर। अगर मैंने सेड की जगह यूज कर दिया, अगर मैंने सेड की जगह यूज कर दिया एक्सक्लेम्ड, क्या यूज कर दिया? एक्सक्लेम्ड, तो थोड़ा थोड़ा मैसेज पता लग जाएगा कि रिद्धि ने नॉर्मली नहीं बोला दैट द मैन वॉज सो हैंडसम, बल्कि उसने बोला वाओ, एक्सक्लेम किया। ठीक है, तो रिद्धि एक्सक्लेम्ड दैट द मैन वॉज सो हैंडसम। बात समझ में आ रही है? तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल नहीं करते। बात समझ में आ रही है? एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, एक और एग्जाम्पल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक और एग्जाम्पल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। मान लो कोई एक लड़का है जो है वासु, क्या नाम है? वासु। वासु सेड इज राघव कमिंग। ठीक है, उसने क्लास में आके पूछा कि आज राघव आ रहा है क्या? आज राघव आ रहा है क्या? उसने पूछा। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पर हमारे पास वासु अभी अवेलेबल है, तो इस वजह से ये क्या हुई? हमारी डायरेक्ट स्पीच। ये क्या हुई? हमारी डायरेक्ट स्पीच। अब क्या हुआ कि राघव तो उस दिन नहीं आया था, लेकिन उसी क्लास के अंदर राघव का एक दोस्त बैठा था। तो राघव ने जब बाहर जाकर पूछा कि आज क्या पढ़ाया था माधव ने, तो उसने ये बताया कि ये पढ़ाया, और साथ में वासु तेरे बारे में पूछ रहा था कि क्या आज तू आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो वो किस तरीके से बताएगा कि जरा ध्यान से सुनना, वासु सेड दैट, क्या इस तरीके से बताएगा वो? बिल्कुल भी नहीं। क्या इस तरीके से बताएगा वो? बिल्कुल भी नहीं। देखो, अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल किया है वो सब अलग टाइप के थे, लेकिन यहाँ पर हमारे को एक नई बीमारी देखने को मिल रही है, जो कि क्या है? क्वेश्चन मार्क। जो कि क्या है? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर वासु क्वेश्चन कर रहा है कि क्या राघव आएगा या नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि वो क्वेश्चन कर रहा है और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करते, इसी वजह से वो क्वेश्चन कर रहा है, ये बात बताने की जिम्मेवारी भी किसके ऊपर आ गई? रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर आ गई। और यहाँ पर हम सेड की जगह इस्तेमाल करेंगे क्या? आस्क्ड। क्या इस्तेमाल करेंगे? आस्क्ड। अब वासु आस्क्ड दैट, क्या? वासु आस्क्ड दैट, तो यहाँ पर जो दैट है ना वो भी थोड़ा सा गड़बड़ वाला है,
वो भी थोड़ा सा गड़बड़ वाला है। और ये बात याद रखेंगे, कभी भी अगर हमारे पास क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आता है क्वेश्चन मार्क वाली डायरेक्ट स्पीच में, तो वहां पर हम दैट को यूज नहीं करते और उसकी प्लेस पे हम यूज करते हैं, दैट की प्लेस में हम यूज करते हैं या तो इफ या फिर वेदर। क्या यूज करते हैं? या तो इफ यूज करते हैं या फिर वेदर। तो अब मेरे को जरा इसकी इनडायरेक्ट स्पीच आप सही वाली बताओ, जो कि क्या होगी? वासु आस्क्ड इफ राघव वॉज कमिंग। बात समझ में आ रही है? इफ राघव वॉज कमिंग, बात समझ में आ रही है? अच्छा मेरे को बताओ, यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करते। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये होगी इसकी इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखकर, रिद्धि सेड वाओ हैंडसम और वासु सेड इज राघव कमिंग, ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखकर हमारे को जो बात कंक्लूड करनी है, कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या कंक्लूड करना है हमारे को, कि क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क आर नॉट used while writing indirect या फिर रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जब हम रिपोर्टेड स्पीच लिखते हैं तब हम क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क को नहीं लिखते। बात समझ में आ रही है? नहीं लिखते। ठीक है, तो ये बात हमारे को याद रखनी है। ठीक है, फटाफट से ये चीज़ भी जो है अपनी नोटबुक में लिख लो। चलो, यहाँ तक की बात हमारे को समझ में आ गई। ठीक है, अब हम जरा एक बात करते हैं। जब हमने शुरू में रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बात करनी शुरू करी थी, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि 95% केसेस में हम इस्तेमाल करते हैं क्या? पास्ट टेंस। ठीक है, लेकिन 5% हमारे पास होती हैं एक्सेप्शंस। क्या होती हैं? एक्सेप्शंस। अब जरा हम इन एक्सेप्शन केसेस की बात करते हैं, कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पर पास्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ऐसे हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। कितने केसेस बनते हैं? 3 केसेस बनते हैं। देखो, या तो हम बात कर रहे हो किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की, किस चीज़ की? किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की, या फिर हम बात कर रहे हो किसी फ्यूचर प्लान की, किस चीज़ की? किसी फ्यूचर प्लान की, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं किसी हैबिचुअल एक्शन की, किस चीज़ की? हैबिचुअल एक्शन की। तो इन तीनों ही केसेस में टेंस इज नॉट चेंज। टेंस इज नॉट चेंज्ड। जिस वे में बोला गया होता है एज इट इज, उसी वे में सेंटेंस को आगे रख दिया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। इसको जरा हम एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, मान लो मैंने अभी क्लास में आपको बोला सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ये कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आज भी उगा था, कल भी उगेगा, हमेशा उगेगा। बात समझ में आ रही है? सन राइजेस इन द ईस्ट। अब घर जाके आपकी मम्मी ने पूछा कि आज क्या बोला था उसने, तो आप बोलोगे माधव सेड दैट सन रोज इन द ईस्ट। नहीं, बल्कि इसकी जगह आप बोलोगे सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ पर उसे पास्ट में आप चेंज नहीं करोगे। बात समझ में आया? यूनिवर्सल ट्रुथ। अगला हम बात करते हैं फ्यूचर प्लान के बारे में। मान लो मैंने अभी क्लास में बच्चों से पूछा कि भाई तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, आपने मेरे को बोला कि मैं 5 साल बाद, क्या बोला आपने? 5 साल बाद मैं मॉडलिंग करूंगी। आपने क्या बोला? कि आई वॉन्ट टू बी अ मॉडल आफ्टर 5 years। ठीक है, अब अगली ही मेरे बैच में मैं किसी बच्चे से बात कर रहा था और मैंने ये बताया कि रिद्धि जो है वो मेरे को कह रही थी कि वो मॉडलिंग करेगी। क्या करेगी? मॉडलिंग करेगी। ठीक है, तो रिद्धि सेड दैट शी वुड बिकम अ मॉडल। नहीं होगा, बल्कि इट विल स्टे शी विल बिकम अ मॉडल, क्योंकि अभी 5 साल बाद की बात है, अभी वो पास्ट में चीज नहीं गई। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगली चीज हम बात कर रहे हैं हैबिचुअल एक्शन की। किस चीज की? हैबिचुअल एक्शन की। मान लो आपने मेरे को बोला कि आई ब्रश माई टीथ डेली। आई ब्रश माई टीथ
डेली। अब मान लो मैं यही बात किसी और को बता रहा हूं कि रिद्धि सेड दैट शी ब्रश्ड हर टीथ, नहीं, इसकी जगह आई विल से शी ब्रशेज हर टीथ डेली, क्योंकि कल भी करेगी परसों भी करेगी। बात समझ में आ रही है? तो या तो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर कोई फ्यूचर प्लान हो, या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन हो, तो ऐसे केसेस में टेंस को नहीं बदलते, टेंस को नहीं बदलते, एज इट इज छोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इतनी बातें डिस्कस करने के बाद हमारे पास एक बेसिक इंट्रोडक्शन आ गया है। क्या आ गया है? एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे को पता लग गया है कि भाई होता क्या है नरेशन होता क्या है। लेकिन अपनी अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे 9 रूल्स। क्या डिस्कस करेंगे? ऐसे 9 रूल्स डिस्कस करवाऊंगा मैं आपके साथ मिलके करूंगा, जिनके साथ अगर आपको ये 9 के 9 रूल्स आ गए तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है रिपोर्टेड स्पीच का जो आपसे रुक सके या बन ना सके। बात समझ में आ रही है? दुनिया भर के सारे रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस आप कर पाओगे अगर ये 9 रूल्स आपको अच्छे से आ गए। ठीक है। लेकिन इन 9 रूल्स को करने से पहले एक रिक्वायरमेंट है कि आपके जो बेसिक्स हैं जो सब अभी हमने क्लास में डिस्कस किया है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब का इस्तेमाल करते हुए आगे हम इन रूल्स के ऊपर चलेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? आज का आपका होमवर्क सबसे पहला तो है कि आपको क्लास नोट्स रिवाइज करने हैं। क्या करने हैं? क्लास नोट्स रिवाइज करने हैं जो हमने लिखे हैं। और दूसरी बात क्या है कि मैं आपको भेजूंगा एक लिस्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स। क्या भेजूंगा? लिस्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स। उनको सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है। बात समझ में आ रही है? अब अगली क्लास में हम इस रिपोर्टेड स्पीच की जो है पूरे कंसेप्ट को खत्म कर देंगे। ठीक है।